नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं करुणा शंकर शर्मा। हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर, लेकिन बता दें भारत में चुनाव नतीजे आने में अब बस 24 घंटे से भी कम का समय वक्त बचा है। एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार एक बार फिर सत्ता में आने की भविष्यवाणी की जा रही है। तीसरी बार पीएम मोदी के आने की आहट से पाकिस्तान लेकिन खौफ में है। पाकिस्तान में मोदी के तीसरे टर्म को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ चीन में भी काफी हलचल बढ़ गई है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। चीन के सुर आखिर क्यों बदल रहे हैं? चीन क्यों पीएम मोदी का मुरीद होता हुआ नजर आ रहा है? एग्जिट पोल को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है? सबसे बड़े लोकतंत्र के आने वाले नतीजों पर दुनिया की कैसी नजर है? सब कुछ हम आपको बताएंगे। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा, आप देखिए। मोदी पीएम रहे तो टकराव की आशंका कम है, ग्लोबल टाइम्स ये मान रहा है। मोदी भारत की आर्थिक वृद्धि जारी रखेंगे। मोदी के तीसरे टर्म में बेहतर संबंध संभव है। ये सब कुछ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में ये सब कुछ छपा। तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कैसे घबराहट हर तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन पहले ग्लोबल टाइम्स का बयान और बयान के मायने आइए आपको बता देते हैं। तीसरे टर्म पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म पर चीन ने भविष्यवाणी की है। जो कहा गया है उसके मायने क्या है, दरअसल वो समझिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी से बेहतर हो जाएंगे निजी संबंध, ये कहा गया है। इसके दरअसल मायने ये हैं कि विदेश नीति पर आगे और तेजी से बढ़ेगा भारत, दुनिया में अच्छी छवि बनाने की कोशिश होगी, आर्थिक प्रगति जारी रखेंगे और इस वजह से व्यापारिक रिश्ते भी ठीक रहेंगे। तो दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने जो बात सामने रखी है उसमें यह भी कहा है कि स्थिर द्विपक्षीय संबंध दोनों के हित में है, किसी तरह का टकराव नहीं चाहता है चीन। तो देखिए, स्थिर द्विपक्षीय संबंध दोनों के हित में है। इसके दरअसल मायने ये है कि किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता है चीन। तो कहा यह गया है कि द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे, कहा यह गया कि भारत के साथ संबंध बेहतर होंगे। इसके दरअसल मायने ये है कि अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश में है चीन। चीन भी नहीं चाहता है कि किसी तरह का विवाद हो। चीन जिस गति से आगे बढ़ना चाहता है उसमें वो भी नहीं चाहता कि किसी तरह की बाधा हो। इस वजह से बेहतर संबंध भारत के साथ चाहता है। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर एग्जिट पोल में मोदी के रुझान से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप कैसे मचा है। कैसे पिछले 10 सालों में मोदी ने चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाकर रखा। ये ग्राफिक्स आप देखिए। अगर बात की जाए तो LAC पर मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया गया ये सभी जानते हैं। पाकिस्तान कि अगर बात करें तो घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। साल 2019 का वाकया, पाकिस्तान इससे अभी भी उबर नहीं पाया है। इसके अलावा कैसे पूरी दुनिया में चीन को अलग थलग किया गया, अलग थलग पड़ा। और पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर पर दुनिया का कोई साथ, हालांकि रोना रोता रहता पाकिस्तान, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। इधर चीन की बात की जाए तो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। चीन आज ये मान रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो आतंकवाद पर इंटरनेशनल मंच पर लगातार पाकिस्तान बेपर्दा होता है। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर में जो घेराबंदी है वो भी चीन की गई है। लगातार उसके वर्चस्व को, हेकड़ी को कम करने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान की बात करें तो POK से भारत के साथ की जो मांग है वो लगातार और तेज होती हुई नजर आ रही है। हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया। भ्रष्ट GST से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए।
बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया, महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया, युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराईं, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की, आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाए भी रखा जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो महिलाओं पर अत्याचार शोषण के दोषी हैं। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से मैला कर दिया। यही काम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में किया। नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की। योजना आयोग खत्म किया। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया। झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर करने की बात से देश की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विदेशों में बैठे भारतीयों को अपमान झेलना पड़ा। दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया। विकास व रोजगार के झूठे आंकड़े देकर ठगा। संवैधानिक रूप से संविधान को पहले कमजोर करने पर बदलकर धीरे धीरे खत्म करने की साजिश ही नहीं, अपने लोगों से शरेआम कहलवाया भी। लोकतांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडियाकर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। साथ ही भाजपा ने अग्निवीर जैसी अल्पकालिक भर्ती, जो देश की सुरक्षा व सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। तो आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने लखनऊ से, इस वक्त वो लाइव बोल रहे थे और तमाम तरह के आरोप बीजेपी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर लगाए उन्होंने कि अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया गया है, ये अखिलेश यादव द्वारा कहा जा रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हम वापस रुक करते हैं अपने मुद्दे का, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो मुद्दा ये कि लगातार जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है उसका असर दुनिया में भी दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में दिख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि नतीजे कल आएंगे, लेकिन ग्लोबल टाइम्स में जो खबर है वो छपी है जिसमें कहा यह जा रहा है कि बेहतर होंगे संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जिसके हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तुहिन,
ग्लोबल टाइम्स का जो रुख है, जो तेवर है, वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि बड़ी वजह है, किस वजह से ये बदला हुआ रुख, ये बदले हुए तेवर दिखाई दे रहे हैं? नमस्ते रुमाना जी। देखिए, पूरे विश्व का तेवर जो है अगले 2 दिन में बदलने वाला है, क्योंकि जिस सर्वसम्मति से सुमेरा जी, देखिए जिस सर्वसम्मति से ये सारे एग्जिट पोल जो है एक ओर इशारा कर रहे हैं, लगभग तकरीबन जो है एक रेंज के नंबर्स की ओर इशारा कर रहे हैं। अब किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये एक भव्य मैंडेट होने वाला है और ये अगले जो है 2 टर्म का मैंडेट होने वाला है। क्योंकि कई बार कई जगह आप देख रही हैं, भौगोलिक तौर पर अगर आप देखें तो जो राज्य भाजपा के लिए इस वक्त खुल रहे हैं, दक्षिण के राज्य, पूर्व के राज्य, वो 2029 में जो है एक बहुत बड़ा गढ़ बनने वाले हैं भाजपा के। तो मेरे ख्याल से किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा और सबसे भव्य, सबसे अप्रत्याशित बहुमत होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने भी अपना रुख बदल लिया, लेकिन दुख की बात यह है कि जो भारत का विपक्ष है वो जिस प्रकार की बहकी और खुराफाती बातें कर रहा है वो चिंता का विषय है। कल आपने देखा राहुल गांधी आकर बताते हैं कि 295 का जो सीट है वो शायद सिद्धू मूसेवाला के गीत से उनको प्रेरणा मिली है। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि 295 आएंगी उनके पास। तो किस प्रकार से ये लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जयराम रमेश जो है कहते हैं कि 150 डीएम को माननीय गृह मंत्री जी ने खत लिखा, जब उनसे प्रमाण मांगा गया तो उनके पास प्रमाण नहीं है। तो ये जो विपक्ष का रुख है वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है आज। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान जुड़ गए, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेजर जनरल संजय सोई सर इस वक्त हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इरशाद अहमद जो कि PMLN के नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इरशाद साहब। लेकिन इस बीच संजय सोई सर आपके पास में आता हूं। देखिए, अगर हम देखें पाकिस्तान और चीन की दोनों कितनी गहरी मित्रता है, दोस्ती, हम सब जानते हैं। एक तरफ चीन है जो कि प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ चीन है जो ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म मिलता है तो ये भारत के लिए और चीन और भारत दोनों के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। लेकिन पाकिस्तान है कि वहां पर तौबा तौबा हो रही है। कैसे आप इसको देखेंगे? देखिए, ऐसा कि वाकई में ये सोच का फ़र्क पड़ जाता है। चीन एक बड़ा देश है, वो देख रहा है कि अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट भारत में रहती है, एक अच्छी सरकार आती है तो भारत का डेवलपमेंट होगा, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और दोनों के बीच में बिजनेस काफ़ी बढ़ेगा, दोनों के बीच में काम बढ़ेगा। और एक डिसीजन लेने वाली सरकार अगर भारत में आती है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि अभी मोदी सरकार के पिछले 2 टर्म हैं, इन्होंने काफ़ी फैसले लिए, बड़े बड़े फैसले लिए हैं और ज़रूरत पड़े तो नेशनल हित को वो ये भी समझते हैं कि हम भारत के हित को सामने रखते हैं। चाहे हमारी रशिया से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, यूरोप से भी दोस्ती है और हमें कोई अफसोस वो रहेगा, हम खुल के तैयार हैं। चीन अगर हमारे साथ अच्छा संबंध रखता है तो चीन के साथ दोस्ती करेंगे। पाकिस्तान अगर आतंकवाद की नीति छोड़ देता है, आतंकवादी नहीं भेजता है तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे। हमें क्या अच्छा रहेगा, हमारे पड़ोसी अच्छे दोस्त रहेंगे। तो भारत की यही सोच रही है। लेकिन यहाँ पर अफसोसजनक बात ये रहती है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में स्टेबल गवर्नमेंट रहे, ताकतवर सरकार रहे, क्योंकि वो चाह रहे कि ऐसी सरकार है जो क्या चर्चा हो रही है वो भी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ आरजू भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ इरशाद साहब भी जुड़े हुए हैं। आरजू, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि लगातार जो उनकी सरकार ने, आपकी पाकिस्तान की सरकार ने अदालत में एक बयान दिया, उसके बाद एक तरह की चर्चा शुरू हो गई। उस पर मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। मोदी के तीसरे टर्म को लेकर चीन की भविष्यवाणी हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कैसे घबराहट दिखाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तान एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर डरा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे लेकर पूरे पाकिस्तान में चर्चाओं का दौर जारी है। तो देखिए, भारत में एग्जिट पोल के बाद पाकिस्तान में टेंशन कैसे हाई है, यह आप देखिए। पाकिस्तानी मीडिया में एग्जिट पोल की जमकर चर्चा हो रही है। मोदी आए तो अखंड भारत बनेगा, पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा और टेंशन। पाकिस्तानी मीडिया में मोदी के पीएम बनने पर खौफ पसर गया है। हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद नेता हैं PMLN के। इरशाद साहब, पाकिस्तान में तो लोकतंत्र है नहीं,
पाकिस्तान में जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम करती हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के लोग भी उसकी जानकारी देते हैं। हामिद मीर तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बेहतर और जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद की जाती है। वो किस तरह की कयास आराई कर रहे हैं, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो दरअसल क्या दिक्कत है हामिद मीर को या पाकिस्तान में जो ये चर्चा हो रही है, इस तरह की बातें करना जिनका कोई तथ्य कोई आधार नहीं है, क्या दरअसल कोशिश है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों को मुबारकबाद पहले से एडवांस देता हूँ। जो भी वजीर आजम बनेगा वो हिंदुस्तान का बनेगा, राहुल गांधी बने या मोदी जी बने। दूसरी बात ये है कि जिसको आपकी कौम वोट देगी वो बनेगा। अभी तो ये सिंपल मेजोरिटी उनको नहीं मिल रही, जैसे वो कहते थे अब के बाद 400 पार, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनको सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलने वाली। जो कुछ वो करना चाहते थे खेती की बर्बादी वो कर नहीं सकेंगे, जैसे कानून साजी करना चाहते थे अपनी मर्जी से वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि अपोजिशन मजबूत होगी, लोग उनको पकड़ेंगे। इरशाद साहब, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, भारत में तो जो होगा वो नतीजे कल सामने आ जाएंगे, वो दुनिया के सामने होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान को क्या दिक्कत हो रही है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर ऐसा ही नतीजा होता है, अगर ये नहीं होता है कोई और नतीजा होगा, जाहिर सी बात है वो भारतीय लोकतंत्र जिसको चुनेगा वो चुना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में दिक्कत क्या है? पाकिस्तान को दरअसल परेशानी क्या है? पाकिस्तान क्यों इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करना चाहता है? तो आप सुनिए कि हमें पाकिस्तान को दिक्कत नहीं होगी, हिंदुस्तान के लोगों को दिक्कत होगी, कश्मीरी मकबूजा कश्मीरियों को दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हैं ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दें और बर्बादी करा दें। नहीं, आप उसी कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसको लेकर आपकी सरकार ये कह रही है कि वो आपका हिस्सा नहीं है, वो विदेशी धरती है। आप उसी कश्मीर की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जिसपे आपने कब्जा किया हुआ और बर्बादी की हुई है मोदी जी ने पिछले 10 साल से, और अगले 5 साल इन्हें मिले तो बाकी इन्होंने वो कुछ करना है। नहीं लगता है कि इरशाद साहब आप सरकार का बयान भी देख लीजिए, अदालत में जाकर वो बता चुके हैं कि जिसको आप अपना बताते हैं वो विदेशी है, वो विदेशी धरती है, वो आपकी धरती नहीं है। ये खुद अदालत में आपकी सरकार के वकील बता चुके हैं। लेकिन आरजू ये जो अब अभी हम इरशाद साहब को भी सुन रहे हैं, जो हामिद मीर भी कह रहे हैं, जो एक चर्चा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, दरअसल अपने देश में जो हो रहा है उस पे चर्चा नहीं की जाएगी या उसको देखने की जरूरत नहीं है, आईना देखने की बजाय इस तरह की बातें करना, इससे क्या मकसद है इसके पीछे और इससे क्या हासिल है? देखिए, भारत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है और पाकिस्तान डेफिनेटली वहाँ पे जब इलेक्शंस होंगे तो उसके ऊपर बात ज़रूर करेगा। और जहाँ तक मोदी जी की बात है तो इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तब भी यही कहा जाता था कि भारत से तभी बात हो सकती है जब मोदी जी की गवर्नमेंट ना हो, और बार बार दूसरी जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो फवाद चौधरी साहब कहते हों या कोई और पॉलिटिशियन जो है वो ट्वीट्स लगाते हो या वीडियोस बनाते हो। तो ये बात तो सब में तय है कि यहाँ पर जो है वो मोदी जी के जो गवर्नमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है उसमें मोदी जी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आम पब्लिक में है। ये फ़र्क ज़रूर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा कि जो आम पब्लिक है वो मोदी जी को पसंद कर रही है, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लोग हैं या ऐसा मीडिया है जो कहीं ना कहीं से डिक्टेशन लेकर बात करता है, वो डेफिनेटली मोदी जी के अगेंस्ट ही बात करेगा। हामिद मीर साहब का क्लिप आपने चलाया, वो कह रहे हैं कि जी सबको हिंदू बनाते चले जा रहे हैं या बना देंगे, तो ये बात मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहने वाले मीडिया के लोगों को नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो हमने सारे हिंदूज को मुसलमान बना दिया, सबको कलमा पढ़ा दिया, तो जो चीज हमारे यहाँ हुई है हमें डेफिनेटली उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि भारत को इस तरह से हम कहें कि वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमें यहाँ से पॉजिटिव बात नहीं करनी है। और जहां तक कश्मीर के लिए कहा गया कि जी वो एक फॉरेन टेरिटरी है, तो अगर वो फॉरेन टेरिटरी ना होता तो हम तो हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, हमने तो कभी उनको अपना हिस्सा माना ही नहीं। अगर हमने माना होता तो क्या ये अलग पूरा एक सेटअप बना होता? नहीं बना होता। इसलिए मेरा ख्याल है कोई नई बात नहीं कही है हमारे यहाँ अदालत में। जी बिल्कुल आरजू जी, और मुझे लगता है कि इरशाद साहब भी आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इरशाद साहब आपके पास आएंगे, लेकिन तोहिन जी मैं अब इस वक्त आपके पास आता हूं। मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान और चीन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर ही है। क्या जो इस वक्त पाकिस्तान में परेशानी और जो टेंशन नजर आ रही है वो इस बात को लेकर है क्योंकि वहां पर अखंड भारत का जिक्र किया जा रहा है, और हमने देखा कि किस तरह से चुनाव के दौरान भी 400 पार और इस बार पीओके हमारा होकर रहेगा, तो कहीं इस बात का डर तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर पसर रहा है जिसके बाद ऐसे बयानबाजी निकल कर आ रही है?
देखिए, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के जो गलत मंसूबे रहे, आतंकवादी मंसूबे रहे, उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के अंदर मोदी जी को लेकर बहुत बौखलाहट रही है। आपने देखा है 2005 से 2008 के बीच कितने यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, और हर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता था। भारत जो है सीधे यूएस को कंप्लेन करता था, और भारत को लगता था, तब की सरकार को लगता था, यूपीए की सरकार को, कि हमारा काम पूरा हो गया। 2015 के बाद आपने देखा कि पुलवामा का जवाब बालाकोट से मिला, उरी का जवाब जो है सर्जिकल स्ट्राइक से मिला। तो निश्चित तौर पर यहां तक कि जब आर्टिकल 370 को हमने निरस्त किया तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं मिल पाया। तो ये इसके पीछे जो है एक बहुत ही चाणक्य वाली जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी जो है काम आई थी। तो हर तरह से 2016 की शुरुआत के बाद जब से पठानकोट का हमला किया इन्होंने, तब से एक तरह से पाकिस्तान का वजूद हमने विश्व में पूरी तरह से कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। और इस बात को लेकर ये मोदी सरकार से विशेष रूप से परेशान रहते हैं। जी हाँ संजय सोई साहब, लेकिन देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि चीन हकीकत वाली बात कर रहा है, यानी चीन ये समझ रहा है कि तीसरा टर्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और चीन भी चाहता है कि उसकी तरक्की के आड़े ना आए किसी भी तरह के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें अगर कोई भी खटास हो। यानी वो ये उम्मीद कर रहा है कि अगर आएंगे तो उनके साथ बेहतर संबंध बनाए जाएं ताकि दोनों भारत और चीन अपनी अपनी गति से तेजी से आगे बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान में हम अलग तरह का सुर देख रहे हैं। पाकिस्तान में हम वही देख रहे हैं कि जो वो लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चुना जाना चाहिए, अगर चुने गए तो फिर देखिए क्या होगा, किस तरह की वो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अगर उनका तीसरा कार्यकाल होता है कि कैसे पाकिस्तान के साथ क्या भारत को संबंध सुधारने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या जिस तरह से अभी हम चल रहे हैं वो बेहतर नीति है भारत के लिए? नहीं, बिल्कुल सुमेरा जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है डिस्कस करने के लिए। क्योंकि आज जो पाकिस्तान में जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि पूरे हिंदू बना दिए जाएंगे, पूरा यहाँ पर अखंड भारत वाली बात है। आप देखिए, मैं यहाँ पर हिंदुस्तान में है, आप देखिए जो कोविड में पैसा गया वो धर्म या मजहब को देखते हुए नहीं गया, हर एक को गया, हर एक के बैंक अकाउंट में गया। आज रोड बन रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, नौकरी मिल रही है, वो किसी धर्म मजहब के हिसाब से नहीं, हर एक को मिल रहा है, हर एक को फायदा हो रहा है। या और कश्मीर में अगर 370 हटाया गया तो आज कश्मीरियों को बड़ा फायदा है कि वहाँ पे कहीं यहाँ इसी से वहाँ पर जो बात फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं एक चीज को लेके कि भाई ये भारत में ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ की आम जनता समझ रही है आज। बिल्कुल, वहां पर आम जनता समझ रही है, और खास तौर पर पीओके की तस्वीरें और पीओके में जो लोग हैं उनका आंदोलन बता रहा है कि ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ ही वहां पर हल्ला बोला जा रहा है। इरशाद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखें, क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बशर्ते जो भारत ने शर्त रखी हुई है कि आप जड़ से आतंकवाद की सफाई पर काम करें, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। चीन ये बात समझ चुका और चीन आज बेहतर संबंधों की बात कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता क्या? मैं ये कहूंगा कि देखें, आतंकी भेजते मारते हमें, ये याद रखिए पहले से। झूठ बोलना छोड़ दीजिए। हम तो हमेशा प्यार का पैगाम भेजते। हमने कम कहा कि आतंक फैलाएं आप खुद से आतंक फैलाते हैं, खुद से इल्जाम लगाते हैं। अब जब तक आप ये इल्जाम देखिए इरशाद साहब, आप इस तरह से बोलकर सच्चाई को छुपा नहीं सकते। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई बेपर्दा है, तो कम से कम आप सच्चाई को कबूलिए ना। आप काम करिए आतंकवादियों के खिलाफ, उनके कैंप के खिलाफ काम करिए आप तो बेहतर संबंधों की बात फिर आप भी कर सकते हैं। हमने तो हम वही तो कर रहे हैं। हम पिछले 75 साल से कर क्या रहे हैं? हम आतंकियों को ही मार रहे हैं। नहीं, आप आतंकियों को मार नहीं रहे हैं, आप उन्हें जगह देते हैं, आप उन्हें बड़े बड़े संस्थान बनाने देते हैं, आप उन्हें वहां पर लोगों को भर्ती करने देते हैं, आप उन्हें भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए, आतंकवाद बढ़ाने के लिए उनको आप समर्थन देते हैं। तो इसको तो स्वीकार करिए। नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप झूठ नहीं बोलिए ना, आप हकीकत सामने रखिए। हम सच बोलते हैं। देखिए, जैसे कि मोदी जी भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। तो पहले भी कहा कि अपोजिशन इस दफा मजबूत आएगी और वो कुछ करवाएगी जो आपकी कौम
हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा, वो कुछ आप हिंदुस्तान की बेहतरी की चिंता मत करिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। आप हिंदुस्तान की जनता पर छोड़ दीजिए, वो अपनी बेहतरी खुद कर लेगी। लेकिन आरजू, ये जो नैरेटिव है, जो इरशाद साहब कह रहे हैं, जो पाकिस्तान की सरकार का, जो सरकार में रहते हैं वो, या जो राजनीति में है वो, उसका एक बड़ा हिस्सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दरअसल जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस नहीं करने की कोशिश। और क्या वही सबसे बड़ी समस्या है भारत पाकिस्तान संबंध में, कि पाकिस्तान में दरअसल उसको लेकर हकीकत पसंदी नहीं है, कि आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आप कहां पर गलत हैं और उसे सुधारने की कोशिश करें। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान अब कहीं कहीं पर चीजों को एक्सेप्ट करने लगा है। जैसे आपने नवाज शरीफ साहब को देखा होगा कि उन्होंने 1999 में जो पीस एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान की गलती थी कि हमने वायलेट किया था। और ये बात जो है ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये 3 बार का प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के रह चुके हैं उन्होंने कही है। तो यकीनन कहीं ना कहीं पे ये कोशिश भी की जा रही है। एक सेक्शन जो है पाकिस्तान का वो ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो, और इसके लिए अपनी गलतियों को मान रहे हैं। लेकिन अपनी गलतियों को मानने के साथ साथ रोकना भी पड़ेगा। समय खत्म हो रहा है, लेकिन अहम बात कह रहे हैं आरजू की, एक तरह की स्वीकारोक्ति जरूर है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में, और अगर उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो भारत के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं और वो दोनों के लिए बेहतर होगा। चीन की तरफ से तो एक तरह का रुख में बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स में जो खबर छपी है उसके तहत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।